नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से लागू हुए नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुक सेलर के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट्स में आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण जीएसटी रिफॉर्म का सबसे अधिक लाभ यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इसी तरह ज्यादातर घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को 0 या 5% के दायरे में लाया गया है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाओं को भी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाजार में खपत बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे व्यापारी और उद्यमी दोनों को लाभ हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। त्योहारों के सीजन में यह बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है और इस रिफॉर्म से यहां की अर्थव्यवस्था को विशेष मजबूती मिलेगी। सीएम ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश का कलेक्शन 7 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जबकि यूपी में यह 49,000 करोड़ से बढ़कर 1.15 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। चाहिए और इससे बाजार को और मजबूती प्रदान होगी। और उन लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया है और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किस किस आइटम में कितनी छूट मिल रही है, उन्होंने बकायदा उसकी रेट लिस्ट लगा करके इसका लाभ दे रहे हैं। सभी लोग अगर इस प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे, आम उपभोक्ता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती से प्राप्त होगी और विकसित भारत की आधारशिला के लिए इस प्रकार की रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक थे। इस न्यू जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हर तबके के लोगों को जिसका लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो छात्रवृत्ति फरवरी और मार्च में दी जाती थी, वह इस बार सितंबर में दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के आईजीपी में 26 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देंगे। समय से पहले छात्रवृत्ति देने का मकसद है कि स्टूडेंट्स को उसका पूरा लाभ मिले। इस बात की जानकारी प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नरेंद्र कश्यप के मुताबिक इस बार 4 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। इस दौरान जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भी मंत्री ने अपनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण, एमएलए, एमपी, सांसदगण जीएसटी रिफॉर्म की सूचना आम जनमानस में देने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से जीएसटी स्लैब में 2 स्लैब को समाप्त किया है, कर में कमी की है, घरेलू चीजें हैं, रसोई की चीजें, उन सबको टैक्स फ्री किया है, उससे देश के लोगों में उत्साह है, खुशी है, दीपावली का माहौल है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं इस काम के लिए और हम निश्चित करेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म का लाभ उपभोक्ता को भी मिले, व्यापारियों को भी मिले, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। एक युवक को सीएम योगी के फोटो के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। बलरामपुर जिले में सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भद्र फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी की फेसबुक आईडी को तत्काल बंद कराकर विवादित कंटेंट हटवाया। जांच में पता चला कि उक्त आपत्तिजनक फोटो निसार की फेसबुक आईडी से अपलोड की गई थी। आरोपी ने मुख्यमंत्री की तस्वीर को शुगर से जोड़कर हाथ में आम पकड़े हुए विद्रूप रूप में दिखाते हुए वायरल किया। इस अभद्र पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी।
बलरामपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की छानबीन की। जांच में पता चला कि कोतवाल देहात के नहर बालागंज का रहने वाला है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए कंटेंट बनाने का यह काम करता था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के चित्र को विद्रूपित किया गया था। इसकी तत्काल जांच की गई तो ये निसार अली सलमानी नाम के फेसबुक आईडी से चलाया जा रहा था। निसार अली नहरबारागंज कोतवाली देहात बलरामपुर का रहने वाला है। जांच करने के पश्चात तत्काल इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर जेल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कद्दावर नेता आजम खां की रिहाई के बाद मुरादाबाद में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। देर रात मुरादाबाद सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अपने आवास पर पहुंची सपा सांसद रुचि वीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए कहा कि आज का दिन सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और न्यायपालिका की जीत का दिन है। सांसद रुचि वीरा ने कहा कि आजम खां ने 23 महीने से भी ज़्यादा समय जेल के अंदर बिताया। जेल में तन्हाई का एक एक दिन काटना कितना कठिन होता है इसका अंदाज़ा हर कोई लगा सकता है, लेकिन आज ये खुशी का दिन है। उन्हें आज़ादी मिली, ये जनता की दुआओं और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ न्यायपालिका का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने आजम साहब के लिए दिन रात दुआ की। आज ये इंसाफ की जीत है और यही लोकतंत्र की असली पहचान है। जब सांसद से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बयानों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव दोनों ने सही कहा है कि आजम खां पर लगाए गए मुकदमे झूठे और निराधार थे। अदालत ने इंसाफ दिया और अब कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उपसंभागीय परिवहन कार्यालय हरदोई में व्याप्त भ्रष्टाचार और दलालों के वर्चस्व को लेकर युवा कांग्रेस ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि आरटीओ कार्यालय पूरी तरह से दलालों के कब्जे में है और बिना उनकी मदद के कोई भी कार्य नहीं हो रहा। युवा कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पंजीयन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक के हर काम में दलालों द्वारा मोटी रकम वसूली जाती है। यहां तक कि मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज भी फर्जी तरीके से तैयार कर लाइसेंस जारी कराए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि कार्यालय में विभागीय कर्मचारी और दलालों की मिलीभगत से आम जनता का शोषण हो रहा है। प्रदेश महासचिव निमान सिंह यादव और जिलाध्यक्ष प्रभाकर यादव ने बताया कि इससे पहले भी 22 जुलाई को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालात ये है कि कार्यालय आने वाले लोगों को गेट पर ही दलाल रोक लेते हैं और उन्हें नियम विरुद्ध शुल्क चुकाने पर मजबूर किया जाता है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय हरदोई दलालों का एजेंटों का अड्डा बन गया है। दीपक ट्रेड लिंक के साथ मिलकर कमीशनबाजी करके डीएल जारी किए जाते हैं। यहाँ तक हमारे पास, हम तो कह रहे हैं आप जाइए, आप जाकर उनसे पूछे, एक दिन पूछिए कि एक दिन के जो लाइसेंस जारी हुए हैं वो ये बता दें कि उन लोगों ने प्रशिक्षण कब प्राप्त किया, ड्राइविंग में परीक्षा कब पास की, टेस्ट ड्राइव कब पास की। वो एक दिन जो लाइसेंस जारी हुआ अपने मन से वो डेट बता दे। अन्यथा हम लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन नेताओं के लाइसेंस नंबर है, उनके परिवार जो लाइसेंस नंबर है, जिन्होंने बिना प्रशिक्षण लिए, बिना दीपक ट्रेड लिंक में ट्रेनिंग किए, बिना टेस्ट ड्राइव पास किए, उनके लाइसेंस यहाँ से जारी हुए। बेहतर होगा आरआईओ आरटीओ वो खुद नाम जारी कर दे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस लोग वो वीडियो और लाइसेंस और सब नंबर हम लोग जारी कर दें। कैसा यहाँ दलाली गड्ढा बना हुआ है। पूर्वांचल के सबसे बड़े पुल कहे जाने वाले टांडा कलवारी पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी कार्य प्रगति काफी धीरे है। एपीए न्यूज की टीम जब मौके पर निरीक्षण करने के लिए पुल के पास पहुंची तो वहां के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि इस गति से अगर चलता रहा तो ये पुल बनने में सालों लग जाएंगे। दरअसल बस्ती जिले के कलवारी टांडा पुल के मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, लेकिन जिस प्रकार से कार्य चल रहा है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों को 1 वर्ष तक आवागमन में लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं कार्यदायी संस्था इस कार्य को कराने के लिए 6 माह का समय लिया गया है। आपको बता दें 1.19 अरब रुपए से बना यह पुल 12 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया। कलवारी टांडा पुल का 2005 में निर्माण शुरू हुआ और 2013 में सपा सरकार शिवपाल यादव ने उद्घाटन किया था, लेकिन 10 वर्ष बाद ही पुल में कई जगह दरारें आ गईं। एक्सपेंशन जॉइंट वायरिंग बियरिंग बदले गए थे, लेकिन पुल की मियाद नहीं बढ़ सकी
और फिर संकट मंडराने लगा, जिसके चलते एक बार फिर पुल के मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, लेकिन लगभग 2 सप्ताह मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। बीते कार्य प्रगति नहीं कर सका। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद जगह जगह 4 से 4 इंच काटकर कार्यदायी संस्था के लोग नदारद हो गए और अब दूसरे ठेकेदार से सड़क की खुदाई का काम किया जा रहा है। अब हमरे लोग का कौन दिक्कत, हमरे लोग का तो गरीब गाड़ियां नहीं है, यहाँ पर वहाँ पर जेकर आवे के खाए दिया ऐसा पैसा से सब परेशान है। तो अरे भैया कब से कब बचो, लाखों आदमी सब्जी यहाँ पार वहाँ पार से आना अलग आना। अब भाई दूध बेचे थे हम, बताओ थे कि आओ जा थे, हम में नहीं परेशानी में। और इसको टाइम लिए हैं 3 महीना, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 महीना नहीं, लगभग साल भर से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए काम वाम सब बंद हुआ है, काम कर ही नहीं रहे हैं। जेसीबी लगा करके खुदाई कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए मशीन से हाथ वाली मशीन से अगर खुदाई कर रहे हैं तो मान के चलिए 3 या 4 मशीन से कर रहे हैं तो इतना लंबा पुल है, एक लगभग 2 किलोमीटर के एवज में ये पुल है। और बताइए इतना धीरे तरीके से काम कर रहे हैं तो कैसे काम होगा। यही हम लोगों को दिक्कत है, और मैं प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि वो जो है इस पे ध्यान दें और इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने का कष्ट करें। हमीरपुर जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने में लगी है, जिसको लेकर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मोदहा कोतवाली पुलिस ने 9 दिन पहले बीच बाजार गोलीकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। मुठभेड़ कपसा गांव के पास हुई। मुठभेड़ के दौरान अपराधियों के पैर में गोली लगी। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आज दिनांक 23/9/2025 को समय करीब 8 बजे प्रभारी निरीक्षक मौधा और उनकी टीम को सूचना मिली कि थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 315/25 धारा 109 BNS आदि से संबंधित अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज पुत्र नौखेलाल और आकिब उर्फ बाबू पुत्र रहमान निवासीगंज रागौल कस्बा मौधा ग्राम कपसा के पास स्थित पहाड़िया दाई मंदिर के पास जंगल में देखे गए हैं। पुलिस टीम द्वारा वहां पर पहुंचकर तलाश की गई तो अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षात्मक गोली चलाई गई, जिससे अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज के बाएं पैर पर व आकिब उर्फ बाबू के दोनों पैरों पर गोली लगी है। उन्हें बेहतर इलाज हेतु CHC मौदा भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम अटसैनी में एक झगड़े में 45 वर्षीय संजय की मौत का मामला सामने आया है। मृतक संजय ग्राम अटसैनी का रहने वाला है, जो अपने ही गांव में मिठाई की दुकान करता था। करीब 11 बजे गांव के ही 3 युवक बाइक से उसकी दुकान पर पहुंचे और दुकान पर रखी जलेबी में से जलेबी उठाकर खाने लगे, जिसका विरोध मृतक संजय के भतीजे सचिन ने किया, जिसके बाद कहासुनी हुई और आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़े की आवाज़ सुनकर संजय मौके पर पहुंचा और बीच बचाव करने लगा, जिसमें आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई और मौके से आरोपी फरार हो गए। परिवार और गांव के लोग घायल को लेकर अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ग्राम अटसैनी में आज सवेरे 2 व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद हुआ था। उसका कारण भी स्पष्ट नहीं है। किसी बात को लेकर के कुछ तहस हुई थी, उसमें उन्होंने बीच बचाव भी किया था और उसके बाद में बताया जाता है कि अचानक से थोड़ी देर बाद इनके चेस्ट में पेन उठा और उसको लोकल यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया गया और उसके बाद में जब यहाँ पे वो बेटर नहीं हुए तो फिर गढ़ लेके जा रहे थे, बताते रास्ते में उनकी डेथ हुई। ज़ाहिरा तौर पर कोई जो हम जो नेकेड आई से देख रहे हैं तो ऐसा कोई चोट नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हमने फील्ड यूनिट बुलाई है जो कि हमारा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करेगी और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मृत्यु का सही कारण पता चलेगा। इसमें तहरीर आने पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पनियारा थाना क्षेत्र के गांव में पुरानी रंजिश के कारण युवक को रस्सी में बांधकर मारने पीटने का एक वीडियो मंगलवार को खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 1 मिनट 8 सेकंड के वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथों में टॉर्च लिए हैं, कुछ लोग बारी बारी से युवक को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के संबंध में बताया गया कि राम कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश में उसे स्कॉर्पियो सवार लोगों ने रात्रि में उठा लिया और फिर अपने चिन्हित स्थान पर ले जाकर चोर चोर कहकर मारने लगे। वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है और कारण क्या है, यह तो पुलिस जांच का विषय है। मामले में थानाध्यक्ष पनियारा आशीष कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण में नामजद 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
महाराजगंज में अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या का प्रयास किया। लहूलुहान घर के पीछे देख परिजनों के होश उड़ गए। महिला को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल और वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। बुजुर्ग महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस के साथ फॉरेंसिक विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के अनावरण के लिए तीन टीम गठित की गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा होने की संभावना है। हम लोग को नहीं सुना, एसओ साहब खुद के फ़ोन किए एम्बुलेंस के पास। एम्बुलेंस वाले लगभग 2 घंटे के बाद आए। उसके बाद आए तो उनको रिफर, डॉक्टर कागज पहले बना कर रखे हुए थे, ले गए महाराजगंज रिफर किए। 6 रास्ते हम लोग गए थे। अच्छा, क्या आप देखे वहाँ पे क्राइम सीन? वहाँ पर देखे कि गला कटा हुआ था। उनका पति गले को पकड़ के बैठे थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कुंदरकी क्षेत्र में आम के बाग में युवक का खून से लथपथ शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। सैलून चलाने वाले अजीम मौत ने सवाल खड़ा किया है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है या उसने खुदकुशी की है। दरअसल जिले में बुधवार सुबह का माहौल उस वक्त खौफनाक हो गया जब थाना कुंदरकी क्षेत्र के एक बाग में युवक का लहूलुहान शव बरामद हुआ। शव देखने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक की पहचान अजीम उर्फ लाला के रूप में की गई है। हाईवे थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 25,000 के इनामी अंतरजनपदीय शातिर अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बदमाश गैंगस्टर नेत्रपाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। आगरा और मथुरा में दर्जनों चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। करीब 2 दर्जन चोरी के मुकदमों का वह मास्टरमाइंड है। मथुरा व आगरा पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। यह बदमाश लंबे समय से वांछित था। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को थाना हाईवे एवं एसओजी की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। तभी रात्रि करीब 3 बजे मुखबिर ने सूचना दी कि थाना हाईवे पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 739/25 में वांछित चल रहे अभियुक्त आज फिर से चोरी करने की फिराक में पुष्पांजलि कॉलोनी के पास आया हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के बताए गए स्थान की घेराबंदी शुरू की गई। खुद को पुलिस से गिरता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी संयमित रूप से फायरिंग की, जिसमें कि उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति ने अपना नाम नेत्रपाल निवासी आगरा बताया, जो कि थाना हाईवे। महोबा में नवरात्रि के पावन पर्व पर मां चंडिका उत्सव समिति द्वारा गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने भी गरबा नृत्य में सहभागिता कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया एवं शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।